नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 3 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। 2 वीडियो में हमने 50-50 करके 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है तथा आज के इस भाग 3 में हम 50 और बेहतरीन जो PYQ आपके बन सकते हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं के, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यह सीरीज आपके ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आज का आपके सामने है, फिकस बेंगालेंसिस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है आप लोग याद रखिएगा। यह बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बरगद का। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था इसको लागू कब किया गया था? 1961 में। वर्ष आपको याद रखना है, 1961 में जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? नोबेल पुरस्कार जो है कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नोबेल पुरस्कार है यह फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, इसके अलावा मेडिसिन यानी कि आपका चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के अलावा 2 और हो जाएगा आपका, एक नोबेल पीस प्राइज होता है यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, और एक आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार होता है। तो इस प्रकार से कितने नोबेल पुरस्कार हो गए? तो 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में, एक केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, एक मेडिसिन यानी कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, एक इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है, एक शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यानी कि नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, और एक आपका लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो टोटल जो है 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है इनमें से? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, उसकी आपको पहचान करनी है। तो कुडनकुलम राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कुडनकुलम। इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। इसकी जो लोकेशन है यह आपको याद रखनी है, कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी तमिलनाडु में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तमिलनाडु में यह स्थित है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो 1954 से जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, 1954 में पहली बार 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन से थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन तीनों लोगों को जो है 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल जो है 8 सदस्य देश आपको देखने को मिल जाएंगे सार्क में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तो सार्क का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को कहा जाता है। इसके 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 मेंबर हैं सार्क के, इनको आपको याद रखना है। सार्क की जो स्थापना है 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको नेपाल के काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1931 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो इसकी अध्यक्षता करी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यह 1931 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, यह कराची में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो मीथेन को हम जो है मार्स गैस भी कहते हैं, ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका प्रतीक होता है CH4, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। CH4 इसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने भारत के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो आंग्ल मैसूर युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो टोटल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इनको आप याद रखिएगा कितने, तो टोटल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इन चारों की डेट आप याद कर लीजिएगा, आपके सामने मेंशन है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ था 1967 से 69 के बीच। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु भी हो जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहला और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, यह जारी रखा था हैदर अली ने। हैदर अली के द्वारा जो है पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किया गया था। पहला युद्ध हैदर अली जीत जाता है, लेकिन दूसरा युद्ध जो है हैदर अली हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद तीसरा जो इस युद्ध को जो है कंटिन्यू रखा जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा। फिर आगे चलकर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान भी हार जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम के किले में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है, यहाँ पे पूछा गया है। तो 7517 किलोमीटर लगभग लंबाई है भारत के समुद्र तट की, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? बेहतरीन प्रश्न है। पित्त रस मतलब बाइल जूस की यहाँ पे बात हो रही है। कौन उत्पादित करता है? तो हमारा लीवर, यानी कि हमारा जो यकृत होता है, मनुष्य के शरीर का जो लीवर होता है, इसी के द्वारा पित्त रस का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे? तो यह एक फेमस पेंटर थे, यानी कि चित्रकार थे। अपनी चित्रकारी के लिए यह फेमस थे। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी चित्रकारी के लिए यह प्रसिद्ध थे। इनका नाम आप याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा। अकबर सम्राट कब बनता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो अकबर सम्राट बनता है जो है 1556 में। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1556 में अकबर सम्राट बनता है। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, यह किस पर जो है निर्भर थी? तो कृषि क्षेत्र पर। पूरी तरह से इसका जो ध्यान था यह कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1951 से लेके 56 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं उनको जो है बाइनरी के फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। किसमें? तो बाइनरी के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, गोदावरी नदी का जो उद्गम है यह महाराष्ट्र से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र के नासिक से। महाराष्ट्र में कहाँ? तो महाराष्ट्र के नासिक से जो है
इसका उद्गम होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक आपका है HRA है और एक आपका है HSRA। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HRA की, आपको कन्फ्यूजन होगा दोनों में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसका गठन किया गया था 1924 में। कहाँ पर? तो कानपुर में। तथा इसी HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा ही काकोरी ट्रेन जो एक्शन था उसको अंजाम दिया गया था। तथा काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद इसके अधिकतर जो क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और इसमें से मैक्सिमम को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई, जिस कारण से जो HRA संगठन था वह विघटित हो गया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इसी संगठन के स्थान पर HSRA का गठन किया गया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो दोनों संगठन को आपको याद रखना है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का गठन कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर? तो कानपुर में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह नदी जो है पश्चिमी घाट की श्रेणी से निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो भारत का पहला हाई कोर्ट स्थापित किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। URL का पूरा नाम पूछा गया है कि क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, बेहतरीन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले जो हाई कोर्ट वाला प्रश्न था उसकी डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था और इसकी जो औपचारिक शुरुआत है 1 जुलाई 1862 से होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किस अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था और इसने जो है कार्य करना 1862 से प्रारंभ किया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध आपको मिलेगा MP में यानी कि मध्य प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। और यह किस नदी पर बनाया गया? तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला अमेंडमेंट यानी कि पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 1951 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोखरण परमाणु परीक्षण द्वितीय जो हुआ था इसका कोड नेम पूछा गया है कि क्या था? तो पहले का कोड नेम था आपका मिशन शक्ति और दूसरे का पहले का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का कोड नेम था मिशन शक्ति। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरे का कोड नेम क्या था? तो मिशन शक्ति था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल को। तो जो दूसरा वाला परमाणु परीक्षण किया गया था ये 11 और 13 मई यानी कि 2 दिन किया गया था। 11 और 13 मई को पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरा वाला किया गया था 1998 में मई के महीने में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और दूसरे वाले परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो ये नाम आप याद रखिएगा। तथा इस परमाणु परीक्षण को राजस्थान के पोखरण में किया गया था, 2 दिन किया गया था। इसके अलावा जो पहला परमाणु परीक्षण था पोखरण में यह किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 18 मई 1974 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और पहले परमाणु परीक्षण पोखरण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पहला वाला जो पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था इस समय सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी की और दूसरे वाले के समय सरकार थी किसकी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो MP का मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है यह निर्मित करवाया गया था अशोक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो बक्साइट है यह उड़ीसा में होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक है यह होता है 273.15 केल्विन। तो आप लोग याद रखिएगा 273.15 केल्विन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है। तो ताजमहल परिसर का जो निर्माण है यह स्टार्ट हुआ था 1632 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1632 में। कोशिका की खोज यानी कि सेल्स जो होती हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उनकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। 29वां प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो कोलेरू झील है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में यह इम्पॉर्टेंट झील है जिसका नाम है कोलेरू। स्वामी एंड फ्रेंड्स, और यह किसका उपन्यास था? स्वामी एंड फ्रेंड्स किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास है, आप लोग याद रखिएगा किसका? तो आर के नारायण का यह पहला उपन्यास था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर के नारायण का यह पहला उपन्यास था जिसका नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। 31वां प्रश्न आपके सामने है, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इनका नाम है लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की जो स्थापना है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी वर्ष 1913 में। और फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो फेसबुक की स्थापना करी गई थी मार्क जकरबर्ग के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जोसेफ बेजोस के द्वारा जो है अमेजन कंपनी की स्थापना करी गई है, अमेजॉन की। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के मालिक हैं। इसके अलावा टेस्ला कंपनी के मालिक भी जो है यही हैं, एलन मस्क। इसके अलावा वर्तमान में x.com यानी कि जो ट्विटर का नाम अब एक्स कर दिया गया है, इसके भी मालिक हैं आपके मार्क जकरबर्ग। इसके अलावा बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन के मालिक हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यह दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी जो अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा करी गई थी। WC बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी गई थी पहले अधिवेशन की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र में किसी भी सेवा क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र। आप याद रखिएगा, जो तृतीय क्षेत्र होता है इसी के अंतर्गत जो है आपका सर्विस सेक्टर आता है, यानी कि सेवा क्षेत्र आता है। तो आप लोग याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किसी उद्योग में कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सीमेंट इंडस्ट्री हैं और यहाँ पर कच्चे माल के रूप में जो है चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तमस किसका फेमस उपन्यास है? तमस तो भीष्म साहनी, इन्हीं के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। यह एक हिंदू उपन्यास है जिसका नाम है तमस। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है यह महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। लोकेशन आप याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के तारापुर में इसकी स्थापना करी गई थी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो जो फेमस सरदार सरोवर बांध है यह आपको गुजरात में नर्मदा नदी पर देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? तो गुजरात में इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जावा जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया गया है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेम्स गॉसलिंग। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो वर्ष 1900 में। आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे पहली बार जो है इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस योजना को स्टार्ट किया गया था।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। आगे इसकी डिटेल को हम देखेंगे, फिलहाल इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो 1906 में भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था यह फहराया गया था कोलकाता में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस योजना की जो शुरुआत है पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक अंग के रूप में करी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आरटीआई अधिनियम यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है यह कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम आपका प्रभावी हुआ था 2005 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 2005 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर हैं? तो टोटल इसमें आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपके इसमें जो हैं 5 परमानेंट मेंबर यानी कि अस्थाई सदस्य है। ये 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से, इनके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन हो गया। ये 5 इसके अस्थाई सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, अमेरिका, यूके, ये 5 इसके अस्थाई सदस्य हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे सुरक्षा परिषद के बारे में सारी डिटेल दी गई है, जिसको आप वीडियो को एक बार रोककर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। तथा जो अस्थायी 10 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र के, ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि इनका टर्म जो है 2 वर्ष का होता है। इसके बाद जो है अगला सदस्य देश चुना जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बाकी 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनका नाम आपके सामने मेंशन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नौ कलेवर उत्सव किस राज्य का है? तो यह जो फेमस नौ कलेवर उत्सव है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? तो 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सैयद अहमद खां के द्वारा जो है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी गई थी। और यही कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो इसको जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम। लास्ट के 2 प्रश्न आपके सामने हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में। आप सभी को पता है 16 अप्रैल 1853, ये डेट आप याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी ठाणे से मुंबई के बीच में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद परिषद का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो जो जामा मस्जिद परिषद है इसका निर्माण 1656 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1656 में। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। जामा मस्जिद का जो निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण जो है 1656 में जो है पूरा हुआ था, मतलब निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1656 में। और यह इसका जो निर्माण है 1644 में शुरू होता है। तो यहाँ पूछा क्या गया प्रश्न में, पूरा हुआ था ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1556 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, लेकिन 1644 में इसको जो है स्टार्ट किया गया। इसका जो निर्माण है स्टार्ट हुआ था 1644 में और 1656 में यह कंप्लीट होती है जामा मस्जिद। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से जो प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रश्न हैं उनको हमने फिर से कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।